सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर एंड प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एचपीआरसीए में 149 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर का, जिसका 9 अगस्त को एग्जाम होके हटा है, उसके सेफ स्कोर से रिलेटेड, उसके नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड और अपकमिंग हिमाचल के अंदर वैकेंसी से रिलेटेड और इसके अलावा और अदर क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी या जो आपको देखनी चाहिए। अब इसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं हिमाचल के लिए, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं, ऑल्दो कि जिस दिन आपका रिस्पॉन्स शीट आया था तो उस दिन हमने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। और आपको ध्यान होगा जिसने भी उस शॉर्ट को सुना है तो मैंने बोला था कि इस टाइम तक हमारे पास अराउंड 250 टू 300 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा आया है, तो उस डाटा के बेस के ऊपर ही हमने आप लोगों को वो स्कोर बताया था कि ये जो स्कोर है एक सेफ स्कोर हो सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स लिए थे जो मैंने आपको बताए थे कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज वाज वन ऑफ द पैरामीटर, और उसके बाद 90 मिनट्स, 120 क्वेश्चंस, पेपर का लेवल, ये सारे पैरामीटर्स लिए थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे और डाटा कलेक्ट होता गया तो डाटा बहुत ज्यादा, मतलब ये जो मैं बोलूं कि सेफ स्कोर का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा होता चला गया। अब मैंने क्यों इतना लेट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे तो मतलब बहुत देर से डाल ही रहे हैं आप लोग की कमेंट सेक्शन में कि सर उसका एक बार दोबारा से बनाइए। मे भी शायद वो उस टाइम पे जल्दी में हो गया। यस, मेरे को लगता है वो थोड़ा जल्दी हो गया था, उसको डाटा के बेसिस पे आप लोगों को फिगर बताना कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है। तो लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि ठीक है, वो एक कम स्टूडेंट का डाटा था, मतलब जो सैंपल स्पेस था वो बहुत कम था। तो अब उसके बाद जब हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा आना स्टार्ट हुआ और मैंने और भी अदर लोगों को देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है या एनालिसिस किया है, तो उसके बेस पे दो मैं तुम्हें आज सेफ स्कोर बताऊंगा। तो वो एक अगेन एक सेफ स्कोर है। अब उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे जरूर होगा, वो सारे फैक्टर्स रहेंगे, रोल प्ले करेंगे। अब मेरे को आपको सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा रिलेटेड टू द नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिया है, तो मैंने उसको कंपेयर किया गेट के नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला के साथ। अब गेट में क्या होता है कि अगर आप लोग अवेयर हो गेट पे नॉर्मलाइजेशन को लेके, कि जब भी कोई भी एग्जाम, एक सीबीटी एग्जाम हो और एक से ज्यादा शिफ्ट में हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन आता है, क्योंकि जो किसी भी शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर निकलता है, अगर किसी तो उससे हम थोड़ा सा ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये थोड़ा इजी रहा, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा। नो डाउट स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल भी बहुत ज्यादा उस चीजों में मैटर करता है। तो अगर मैं इस हिमाचल के इस एचपीआरसी जेई के बारे में बात करें तो जो एवरेज स्कोर के बेसिस पे अगर हम बोलें कि कौन सा पेपर थोड़ा टफेस्ट था, कौन सा इजीएस्ट था, तो 3 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में। तो जो आफ्टरनून का शिफ्ट का जो पेपर है वो टफेस्ट माना गया है इन टर्म्स ऑफ जो एवरेज स्कोर उसमें निकल के आया है, और जो इवनिंग का जो आपका पेपर है वो इजीएस्ट माना गया है उसके बेस पे कि जो आपका एवरेज स्कोर निकल के आया है, और जो मॉर्निंग वाला है वो एवरेज रहा है इन टर्म्स ऑफ इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है, अब इस केस में नॉर्मली क्या होता है, गेट में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन जब होती है तो उसमें बच्चों के मार्क्स कम भी हो जाते हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ते भी हैं। तो मतलब ये रहा हाईएस्ट, ये रहा लोएस्ट, तो दोनों को यहां पे बराबर लाके खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला को मैंने जो एनालिसिस किया इसके बेस पे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहां पे स्टूडेंट के मार्क्स कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इट मींस कि जिसके जो जो रहा है इजीएस्ट को बेंचमार्क मानेंगे, इजीएस्ट को रेफरेंस लेके चलेंगे, या जिसमें एवरेज स्कोर सबसे हाईएस्ट गया है उसको रेफरेंस लेके चलेंगे, और जो आपका जिसमें टफेस्ट बोला, जिसमें एवरेज स्कोर कम गया या जिसको मॉडरेट गया, तो उसमें स्कोर आप लोगों का इंक्रीज होगा। अब वो कितना इंक्रीज होगा, कितना नहीं होगा, नो डाउट मैंने वो कैलकुलेशन करी है, लेकिन वो बाय द टाइम ही आपको पता चलेगा। इतना ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे अभी नहीं जा रहा हूं। तो ये मेरा थोड़ा नॉर्मली जो मैंने ये सारा एनालिसिस किया, डिस्कशंस किए हैं और सारा डाटा कलेक्ट किया, उसके बेस में बता रहा हूं कि जिसमें रेफरेंस जो माना जाएगा वो जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर रहा है और बाकियों के मार्क्स बढ़ेंगे, कम होने के यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो अगर मैं अगर मैं बोलूं कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है किसी भी कैटेगरी के हिसाब से, कंसीडरिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ऑल्दो कि मेरे को यहाँ पे कट ऑफ का डिस्कस करना है, नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करना है, अपकमिंग वैकेंसीज एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने जो जो भी मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कितना का हो सकता है, अब इसमें नो डाउट भी कमेंट्स भी आएंगे कि सर आपने ये ज्यादा बता दिया, कम बता दिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर हो सकता है वो 100+ अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हैं तो वो एक सेफ स्कोर हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 95 से
96 प्लस हैं तो आप सेफर साइड पे हैं। सॉरी, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 95 से 96 के आसपास है तो आप सेफर साइड में। सेम ओबीसी के लिए भी इसी के आसपास 94 या 95 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफर साइड में हैं। एसटी में क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी तो यहां पे भी मैं बोलूंगा, जो मैंने डाटा मेरे पास स्टूडेंट्स का आया है, तो अराउंड 88 के आसपास अगर आपका मार्क्स है तो वो एक सेफ स्कोर है। अब स्टूडेंट यहां पे ये बोलेंगे कि सर एसटी में तो 88 प्लस तो हमने जो किसी और का देखा तो उसमें तो स्टूडेंट है ही नहीं थे। देखो, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ने दोनों जगह पे अपना डाटा शेयर किया होगा। यस, नो डाउट, एक बंच ऑफ स्टूडेंट है जहां पे वो मेरा हमारे वाला गूगल फॉर्म और जो अदर लिंक थे वो शेयर हुए होंगे, कुछ डाटा जरूर कॉमन हुआ होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वहां पे भरा उसने यहां पे भरा होगा, या जो इसने यहां पे भरा वो वहां पे भरा होगा। तो 88 प्लस के आसपास अगर आपका आता है तो एक सेफ स्कोर हो सकता है। ऑल्दो की इस कैटेगरी में मेरे को जो है वो कुछ 2-1 बच्चे नजर में आए थे अपने डाटा के अंदर। और ऐसी कैटेगरी के लिए अगर आपका स्कोर 82 प्लस जा रहा है तो एक सेफ स्कोर हो सकता है। मैं अभी सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, बाकी कट ऑफ इसमें चाहे प्लस माइनस 1-2 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है एक सेफ स्कोर हो सकता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमें टेंशन हो रही है, हमें चिंता हो रही है कि सर अब हम क्या करें, मेरे बन रहे के चांस है नहीं है, मेरे इतने बन रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एडवाइस कर रहा हूं, जो हर किसी को मैं एडवाइस करता हूं। देखो, अब 9 अगस्त को पेपर हुआ, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दैट वी विल कम टू नो बाय द टाइम। हमें टाइम के साथ ही पता लगेगा। नो डाउट जिसका स्कोर बहुत ज्यादा हाई बन रहा है उसको तो श्योर है कि मेरे को जो है वो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन केस है, जो मैंने भी मार्क्स बताया, जो इसके 1-2-3 नंबर ऊपर नीचे घूम रहे होंगे ना, तो उनके दिमाग में डाउट्स आएंगे, सर पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मेरा बड़ा एक सिंपल सा आपको एडवाइस है, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पे छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो। और अगली जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो अगले आने वाले एग्जाम है या आने वाले जो वैकेंसी जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं रफली, जो मेरे को थोड़ा सा पता लगा, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर में भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो आपका हिमाचल का है, तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल की और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी उसमें आने के चांसेस हैं। ऑल्दो की एक डिस्कशन मैंने ये भी सुनने में आया है कि असिस्टेंट इंजीनियर का शायद हिमाचल के अंदर मे बी वो गेट के थ्रू ना कर लें, ये भी एक डिस्कशन में चल रहा है। अब वो होगा नहीं होगा वो बाय द टाइम ही हमें पता चलेगा। तो मे बी अगर उसने करना होगा तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ गेट का फॉर्म फिलिंग हिमाचल गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि यस वी विल रिक्रूट थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। तो वो भी एक पॉइंट है, जैसे हरियाणा करता है, पंजाब ने बंद ही कर दिया कि अब हम इसको गेट के थ्रू नहीं करेंगे। उसके बाद एक एनजीटी तरफ से गाइडलाइंस है पूरे कंट्री में, हर स्टेट में, कि आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो है अपनी जितना भी बैकलॉग्स हैं या जितनी भी वैकेंसीज हैं उसको पूरा करिए। इस कारण से अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे इंडिया के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रहा है, हर स्टेट में रिक्रूटमेंट हो रहा है, नॉट रेगुलर मतलब हर स्टेट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। जैसे पंजाब में होके हटा था पिछले से पिछले साल, हरियाणा में 2 बार हो चुका है पिछले 2 सालों के अंदर, उत्तर प्रदेश में अभी होके हटा है, उसके बाद अभी बिहार में भी होके हटा है, अभी प्रिपरेशन चल रहा है स्टूडेंट्स का तेलंगाना के अंदर, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। आंध्रा में 15 सितंबर को वैकेंसी आएंगी, ओडिशा में वैकेंसीज आने उसका एग्जाम का हो चुका है, डेट्स भी अनाउंस हो चुकी थी लेकिन वो बीच में लटका हुआ है। राजस्थान का भी कल परसों रिजल्ट आया, 18 तारीख को उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। गुजरात में इसका रिक्रूटमेंट हो चुका है। तो ऐसे सुनने में है कि हिमाचल के अंदर भी अराउंड 25 के आसपास जूनियर इंजीनियर, जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर जेडब्ल्यू का आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इसका रिक्रूटमेंट आने वाला है। इसके अलावा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके भी सुनने में आ रहा है कि उसका भी रिक्रूटमेंट आप लोगों के आएगा। और जेई में भी कुछ अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके कोर डिपार्टमेंट्स नहीं है, उसमें भी आप लोगों का रिक्रूटमेंट आने को है। तो अब इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए तो मेरा एडवाइस ये है कि आप इस चीज को यहीं छोड़ दो और अगला अपना पार्ट में कंटिन्यू कर दीजिए। कोई भी अगला एग्जाम अगर एचपीएससी कंडक्ट करवाएगा तो यही सारा कंटेंट है, यही सारा सिलेबस है जो आप लोग करना है। बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिला है, बहुत अच्छा इसको प्रिपरेशन आप लोगों की हुई है। नो डाउट वो पूरे हमारे 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ है। 11 अप्रैल को स्टार्ट किया था और 11 अगस्त को जो है आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। और 9 अगस्त को आपका पेपर था, 5 अगस्त के आसपास इसको कंप्लीट हुआ है। तो 4 महीने के अंदर पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है। बुक है उसका भी बहुत बच्चों को एडवांटेज हुआ, जिससे सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हुए। टेस्ट का बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ है। तो अब करना है कि आप लोगों को अब उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहिए और ये देखो कि जब आप एग्जाम देने आए तो आप लोगों ने मिस्टेक कहां किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी सिली मिस्टेक्स करी होंगी, 1-2 नंबर से रह जाएंगे। तो आपके दिमाग में आएगा यार ये मैंने मिस्टेक कर दिया, या ये मैंने ऐसा कर दिया, ये मैंने वैसा कर दिया। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप अपनी स्टेट को एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो जरूर अपने एसएससी जेई को, आरआरबी जेई को और जो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट आते हैं उनको जरूर भरिए। क्योंकि जब आप भरेंगे, एग्जाम में जाओगे, तैयारी करके जाओगे, तो जो आप
इस एग्जाम में जो मिस्टेक करके आए होंगे तो वहां पे आप रिपीट नहीं करोगे। ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूं और हर स्टेट के स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं। जम्मू कश्मीर का बच्चा भी फ्री बैठा है, वेट कर रहा अगली नोटिफिकेशन, पेपर नहीं भरते हैं। मैंने देखा जम्मू कश्मीर का बच्चा पेपर भरता ही नहीं है, ना एसएससी जेई भरेगा, ना आरबी जेई भरेगा, ना कोई पब्लिक सेक्टर भरेगा। लेकिन पिछले जो 2-3-4 साल से जो मैं बोल रहा हूं बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स को, पंजाब के बच्चे ने भरना स्टार्ट कर दिया है, हिमाचल के बच्चे ने भरना स्टार्ट कर दिया, पीएसयू के एग्जामिनेशन को या अदर एग्जामिनेशन को उसने भरना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज के लिए मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि जितना भी और अपडेट्स आता है, जितनी और वैकेंसीज आती है नोटिफिकेशन, जैसे इस टाइम पे आईओसीएल आया, आईओसीएल में 62 वैकेंसीज है। आईओसीएल का जो नोटिफिकेशन है, आईओसीएल में जो वैकेंसी आप लोगों की आनी है, जो आई हुई है 62 वैकेंसीज का, उसका जो प्रिपरेशन, दिस इज मोर देन सिंपल, इससे भी ज्यादा आसान है जो आपका स्टेट का एग्जामिनेशन हुआ। पेपर उठा के देखना, लेकिन नो डाउट नॉन टेक का लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। तो मेरा एडवाइस है अबाउट द अपकमिंग वैकेंसी जो मैंने बताया, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, और अदर अपॉर्चुनिटीज जो आती जाती हैं आपकी आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का, पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट का, जिसका रेगुलरली हम इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे भी और योर पीडिया पे भी आपको इंटीमेशन देते हैं, तो उनको जरूर भरिए, जरूर भरिए। अब इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी आने वाला है, जेई इलेक्ट्रिकल का। अब आईओसीएल में वैकेंसी आया है, एचएएल में आया, ओएनजीसी में आया, कोल इंडिया में आया, तो हमेशा एडवाइस करता हूं इनको भरो यार, चाहे तुम अपनी स्टेट को टारगेट करो, क्योंकि तुम डायरेक्टली अगर एक ही एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसी को देने जा रहे हो, तो जो तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन वाला जो चीज है ना, कि एग्जाम का एनवायरमेंट वाला जो एक हैंडल करने वाला सिचुएशन है ना, वो बहुत ज्यादा आप लोग उसमें प्रैक्टिस नहीं किया उस तरीके से। तो इसलिए मल्टीपल एग्जाम भरते रहो, एग्जाम भरते रहो। और दूसरी चीज एक और मैं बोलना चाहूंगा, हिमाचल एक छोटा स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज इसमें आएंगी भी नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, जैसे पंजाब में गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हिमाचल में भी गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो कितना का रिक्रूटमेंट जनरेट कर लेंगे, कितना का क्या कर लेंगे, वो एक फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे रोल प्ले करते हैं चीजें। तो इसलिए मेरा हिमाचल के स्टूडेंट्स को एक एडवाइस ये होता है कि भाई हमेशा बाकी एग्जाम जरूर टारगेट करिए, क्लियर करो। ज्वाइन करना ना करना तुम्हारा कॉल है, ज्वाइन कर लिया, हिमाचल का एग्जाम क्रैक कर लो, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू उसको छोड़ के हिमाचल की जॉब को ज्वाइन करना, कोई ट्रबल वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा यार तुम लोग फ्री बैठे रहते हो लेकिन तैयारी नहीं करते हो। अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स रेडी रहो, तुम्हारे लिए वैकेंसी आने वाली है, और इलेक्ट्रिकल के सिविल के लिए भी अभी और वैकेंसी तुम्हारा आएगा, तो तैयारी कर लीजिए। बाकी और कोई और डिस्कशन करना है, डाउट है कुछ भी, आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चंडीगढ़ सेंटर में आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आके भी आप तैयारी कर सकते हैं, फाउंडेशन बैचेस वगैरह लगा सकते हैं, और अपना अच्छा रोल प्ले इसमें अपनी करियर के लिए एक अच्छा जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।